स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपीएचएससी, बीपीएससी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, नेट, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि प्रगतिवाद की कालावधि है। ए कह रहा 1850 से 1900, बी 1818 से 1936, सी 1936 से 1942 और डी कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका समय बताना है, तो इसका समय जो है वो विकल्प सी सही होगा, 1936 से लेके 1942 तक। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि ई एम फास्टर की अध्यक्षता में पेरिस में किस संघ की स्थापना हुई थी? ए प्रसिद्ध लेखक संघ, बी स्वच्छंदतावादी संघ, सी भारतीय संस्कृति संघ और डी करेक्ट इनमें से कोई नहीं। तो ई एम फास्टर की अध्यक्षता में जो है वो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। विकल्प के उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं करें कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। ए 1936, बी 1950, सी 1960 और डी 1972। तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए प्रेमचंद, बी नागार्जुन, सी डॉक्टर नगेंद्र और ये डी होगा, डी नामर्षि। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रेमचंद ने की थी, और जो 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसके बाद 1938 में कोलकाता में हुआ, फिर 1942 में दिल्ली में, फिर 1945 में मुंबई में हुआ, फिर 1949 में भेवड़ी और 1953 में फिर दिल्ली में हुआ था। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल करें कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? ये बताना है। ए 1936 से, बी 1940 से, सी 1946 से और डी करें कि 1957 ईस्वी से। तो पांचवें सवाल का उत्तर देना है। तो प्रगतिवाद का जो आरंभ है वो 1936 से माना जाता है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं करें कि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए कार्ल मार्क्स, बी प्रेमचंद, सी लेनिन और डी स्टालिन। तो छठवें प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रगतिवाद के जो आदि प्रवर्तक हैं वो कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं कह रहे कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है साहित्य में वही, ए कह रहे छायावाद, बी स्वच्छंदतावाद, सी प्रयोगवाद और डी प्रगतिवाद। तो जो रिक्त स्थान है उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो भरा जाएगा। राजनीति में जो मार्क्सवाद है साहित्य में क्या है? तो राजनीति में जो मार्क्सवाद है साहित्य में वो प्रगतिवाद है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। आठवें प्रश्न में करें कि सन 1936 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस रचना द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी थी? ए युगांत, बी युगांतर, सी युगमाणी और डी स्वर्णधोली। तो पंत जी ने अपनी रचना जो है वो युगांत से छायावादी युग के अंत की घोषणा की थी। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस रचना में प्रगतिवाद को युग की बाणी कहा है? ए युगांत, बी युगांतर, सी युगबाणी और डी स्वर्णधोली। तो पंत जी ने अपनी रचना युगबाणी में जो है वो प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि पंत जी ने अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? ए रूपांत, बी मर्यादा, सी जनहित पत्रिका और डी माधुरी। तो पंत जी ने अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए जो है उन्होंने रूपाब पत्रिका की शुरुआत की थी, जो प्रतापगढ़ यानी एक तरह से काला कांकर से जो है ये पत्रिका निकलती थी। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में करें कि निराला ने अपनी कविताओं में सर्वहारा वर्ग के दीनहीन दशा का उल्लेख किया है। तो आपको ये बताना है कि निराला जी ने अपनी कविताओं में सरहारा वर्ग के दिनहीन का उल्लेख किया है। तो कौन कौन सी कविताएं हैं? एक है विधवा और वह तोड़ती पत्थर, बी कुकुरबत्ता डिप्टी साहब आ गए, सी बन बेला और गरम पकौड़ी और डी करक इनमें से कोई नहीं। तो आपको निराला की उन कविताओं के बारे में बताना है जिसमें उन्होंने सरहारा वर्ग के दिनहीन का चित्रण किया है। तो रचना विधवा और वह तोड़ती पत्थर है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में करें कि निराला की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के अनुसार आरोही क्रम में
सुमेलित कीजिए। ए आराधना तुलसीदास नेपथ्य अनामिका, बी अनामिका आराधना तुलसीदास नेपथ्य, सी आराधना अनामिका तुलसीदास नेपथ्य और डी अनामिका तुलसीदास नेपथ्य आराधना। तो आपको इसको आरोही क्रम में जो है वो सही करना है। तो इसका विकल्प डी जो है वो क्या होगा आपका, वो सही हो जाएगा, क्योंकि अनामिका का प्रकाशन 1923 में हुआ, तुलसीदास का 1938 में हुआ, नैपथ्य का 1946 में हुआ और आराधना का 1953 में हुआ। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 13 नंबर सवाल में करें कि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस रचना में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। ए कहें केदार खरी खरी, बी फूल नहीं रंग बोलते हैं, सी वियतनाम और डी यूके गंगा। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किस रचना में उन्होंने जो है विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण किया है। तो रचना युग की गंगा है, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल करें, केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी किस रचना में डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया है। ए कहे केदार खरी खरी, बी फूल नहीं रंग बोलते हैं, सी वियतनाम और डी युग की गंगा। तो 14वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, कहें केदार खरी खरी। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन और डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि अजय खंडहर के रचयिता कौन है, अर्थात ये रचना किसके द्वारा लिखित है। ए रामदास मिश्र, बी त्रिलोचन, सी रांगे राघव और डी सिंह सुमन सिंह। तो आपको ये बताना कि इसके जो रचयिता हैं वो कौन है। तो अजय खंडहर जो है वो रांगे राघव की रचना है, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। 17 नंबर सवाल करें कि निराला की बादल लाख कविता का संबंध है। ए करे छावादी सौंदर्य से, बी प्रगतिवादी चेतना से, सी प्रयोगवादी चेतना से और डी प्रकृति के सौंदर्य से। तो 17वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बादल राग जो कविता है इसका संबंध प्रगतिवादी चेतना से है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल करें कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में रविंद्र दर्शन से प्रभावित कवि कौन है। ए महादेव वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी अज्ञे। तो अपने काव्य जीवन के उत्तर में जो है अरविंद दर्शन से जो प्रभावित कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत है। ये अपने काव्य जीवन के अंत में जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो विकल्प बी 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि अबे सुनबे गुलाब भूल मत पाई खुशबू रंगवाब, इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। ए प्रगतिवादी चेतना से, बी प्रयोगवादी कविता से, सी समानांतर कविता से और डी कह रहे कि इनमें से किसी से नहीं। तो 19 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये पंक्ति जो है प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है, विकल्प ए उत्तर सही होगा और इसके लेखक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 20वें सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 20वां क्या करे कि द्वंदात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है। ये आपको बताना है। एक नई कविता, बी समानांतर कविता, सी प्रयोगवाद और डी प्रगतिवाद। तो आपको ये बताना है कि जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है किस काव्यधारा का आधार है। तो ये प्रगतिवाद का आधार है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन काल के अनुसार सुमेलित कीजिए। ए फूल नहीं रंग बोलते हैं, युगांत कुकुरमुत्ता भूरी भूरी खाकधूल। बी कह रहा है युगांत कुकुरमुत्ता फूल नहीं रंग बोलते हैं भूरी भूरी खाकधूल। सी कुकुरमुत्ता भूरी भूरी खाकधूल फूल नहीं रंग बोलते हैं युगांत और डी कुकुरमुत्ता भूरी भूरी खाकधूल युगांत फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो इसको जो है आपको प्रकाशन काल के अनुसार सही करना है। तो इसका विकल्प बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि युगांत जो है 1936 में है, कुकुरमुत्ता 1942 में है, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में है और भूरी भूरी खाकी धूल जो है इसका प्रकाशन 1900 कब हुआ था, 1980 में हुआ है। तो 21 का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे कि निम्नलिखित रचनाओं को अवरोही कालक्रमानुसार सुमेलित कीजिए। ए चांद का मुंह टेढ़ा है, मार प्यार की थापें, पुरानी युवतियों का कोरश और सबका अपना आकाश। युवतियों नहीं है, ज्योतियों का कोरश है। ये क्या होता है, पुरानी ज्योतियों का कोरश होता है, युवतियों नहीं ज्योतियों होता है। बी कह रहा है सबका अपना आकाश, पुरानी ज्योतियों का कोरश, प्यार मार की थापें, चांद का मुंह टेढ़ा। सी कह रहा है कि पुरानी ज्योतियां का कोरश, जो ज्योतियों का कोरश, चांद का मुंह टेढ़ा, सबका अपना आकाश, प्यार मार की थापें
और डी कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, सबका अपना आकाश, प्यार मार के था पे, पुरानी ज्योतियों का कोरस। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम जो है वो सही लगा हुआ है 22वें सवाल में। तो क्रम जो है वो विकल्प बी का क्रम जो है वो सही लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? तो आप उसको देखिए, सबका अपना आकाश जो है ये 1900 अवरोही क्रम में बताना है, तो इसका समय 1987 है। पुरानी ज्योतियों का जो कोरस है इसका समय आपका 1983 है। प्यार मार की थापे 1981 है और चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में है। तो इसको अवरोही क्रम में लगाना था, तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रिलोचन शास्त्री की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन काल के अनुसार जो है वो सुमेलित कीजिए। ए धरती, ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल और अमोला। बी धरती, अमोला, ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल। सी अमोला, धरती, ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल। और डी गुलाब और बुलबुल, धरती, ताप के ताए हुए दिन और अमोला। तो ये दो त्रिलोचन की रचनाएं, इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसका विकल्प क्या होगा? इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अब क्यों ये सही होगा? देखिए, धरती का प्रकाशन 1945 में हुआ। ताप के ताए हुए दिन का प्रकाशन जो है वो आपका 1980 में हुआ। गुलाब और बुलबुल का 1985 में हुआ और अमोला का प्रकाशन 1990 में हुआ। तो विकल्प पहला जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल प्रकाशन काल के अनुसार सुमेलित कीजिए। ए मैंने खिचड़ी विप्लव देखा, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर तालाब की मछलियां। बी कह रहा है भूमिजा, भस्मांकुर तालाब की मछलियां, मैंने खिचड़ी विप्लव देखा। सी भस्मांकुर, मैंने खिचड़ी विप्लव देखा, प्यासी पतराई आंखें, तालाब की मछलियां। और डी मैंने खिचड़ी विप्लव देखा, भस्मांकुर, प्यासी पतराई आंखें और तालाब की मछलियां। तो अब 24वें प्रश्न में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो 24वें में विकल्प आपका बी जो है वो क्या होगा, विकल्प बी ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? ये देखिए, भूमिजा, इसका प्रकाशन 1962 में, भस्मांकुर का प्रकाशन 1971 में, तालाब की मछलियां 1975 में और मैंने खिचड़ी विप्लव देखा, इसका प्रकाशन 1980 में। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 सवाल नंबर में क्या कह रहे, निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन काल के अनुसार सुमेलित कीजिए। ए सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली युगधारा, तुमने कहा था। बी सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, युगधारा। सी युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। और डी युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कालक्रम जो है वो सुमेलित है। तो 25 का यदि उत्तर देखा जाए तो इसका विकल्प डी जो है ये सुमेलित है, क्योंकि उधारा का प्रकाशन 1953 में, सतरंगी पंखों वाली का 1959 में, तुमने कहा था 1980 में, हजार हजार बाहों वाली का 1981 में प्रकाशन हुआ था। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।